नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की खबरों के साथ हम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त ईरान और इजराइल में जो कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ है, जो संघर्ष जारी है, उसको लेकर के भारत में भी कहीं ना कहीं सियासी हलचल जरूर देखने को मिल रही है। देखिए, जब मिसाइलें आसमान चीर रही थी, जब गाजा की जमीन लाल हो रही थी, जब दुनिया की रूह कांप रही थी, तब भारत खामोश था, या कहिए कि शांति की तलाश में चुपचाप सक्रिय था। और इस पर भारत की चुप्पी अब बन गई है राजनीति का तूफान। ईरान पर इजरायल युद्ध पर सोनिया गांधी ने बड़ा हमला किया, मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए, ईरान को बताया भारत का सच्चा मित्र, इजरायल की कार्रवाई को बताया गया असंगत और निर्दयी। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि अभी देर नहीं हुई है, लेकिन सवाल उठता है, क्या सोनिया गांधी की यह विदेश नीति है या देश के भीतर राजनीति? वहीं सोनिया के पत्र पर बीजेपी नेता राम कदम का तीखा पलटवार भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि या तो सोनिया गांधी को विदेश नीति की एबीसी नहीं आती, या फिर ये वोट बैंक का पुराना पैंतरा है। मोदी सरकार पर उठे सवाल, लेकिन जवाब जमीन पर दिखा। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 500 से ज्यादा भारतीय सुरक्षित वतन वापस लौट आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब तेहरान से विमान उतरा तो जमीन चूम रहे थे ये सभी भारतीय, नारे लगा रहे थे वंदे मातरम के, भारत माता की जय के। तो क्या भारत की चुप्पी कायरता है, या यही भारत की शांत लेकिन असरदार कूटनीति है? क्या सोनिया गांधी देश की आवाज उठा रही हैं, या विरोध की भाषा में विदेशी मसले को रंग रही हैं? तो आज की बहस में हम यही तीखे सवाल पूछने वाले हैं। क्या सोनिया गांधी की नैतिक अपील वाकई राष्ट्रहित में है, या फिर यह लेख सिर्फ पश्चिम एशिया नहीं बल्कि भारत के वोट एशिया को ध्यान में रख करके लिखा गया है? तो इस पर फिलहाल हम चर्चा करेंगे और कई तीखे सवाल भी पूछे जाएंगे कि आखिर भारत चुप है या फिर भारत समझदार की भूमिका अदा कर रहा है। शुरुआत करते हैं वार पलटवार के साथ में, जहां गाजा में खून है, तेहरान में तनाव है और दिल्ली में बहस की आग है। मैं तो अब गिनना छोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने 17वां बयान दिया, 17वां अगर मैं जोड़ लूं, उसका प्रतिकार एमईए की ब्यूरोक्रेसी से अब नहीं होगा। संसद का सत्र बुलाइए, माननीय रक्षा मंत्री जी आप आग्रह करिए। पुराने बीजेपी वाले हैं, ये नए वाले नहीं हैं। आप नए वालों का मिजाज अलग है। आपको अभी भी हम मानते हैं कि आपके अंदर विपक्ष को लेकर के शत्रुता की भावना नहीं है। संसद आए, बैठे और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अमेरिकन प्रेसिडेंट को संदेश जाए, क्योंकि सुना है कि हमारा पड़ोसी मुल्क उनको ऑफिशियली इंडोर्स कर रहा है, प्रमोट कर रहा है कि इनको नोबेल प्राइज मिले। तो भाई फिर किम जोंग में क्या बुराई है? पाकिस्तान यूएनओ में उठकर बोलना चाहिए कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, देश के लिए नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के लिए ये हमारे लिए खतरनाक है। इसको ऊपर बैन होना चाहिए। इनकी जो जितने भी कोई वहां से एड्स मिलते हैं, सबसे पहले उनका अपोज करना चाहिए। फिर तो राजनाथ सिंह जी हम बात करेंगे कि हम सिंसियरली पाकिस्तान के अगेंस्ट है। हम एक एम, कोई बात करने से पहले, कोई काम करने से पहले हमारा एम होना चाहिए कि हमने करना क्या है। बीजेपी तो अभी तक एम नहीं बता सकी कि टेररिज्म खत्म करना है। ऑपरेशन सिंदूर जब किया तो मेरे ख्याल में और हमें आगे जाना चाहिए था। तो देखिए, ईरान और इजरायल युद्ध को लेकर के सोनिया गांधी ने भी वार किया है, और इसी को लेकर के हम आपको ग्राफिक्स के जरिए अब ये समझाते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस ईरान में हो रहे इन हमलों की निंदा करती है, जिनसे कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर गंभीर अस्थिरता और टकराव बढ़ सकता है। इसके साथ साथ ईरान और इजरायल युद्ध पर सोनिया का वार जारी है, यानी नेतन्याहू ने उस नफरत को हवा दी थी जिसके चलते 1995 में इजरायल के प्रधानमंत्री यात्जाक राबिन की हत्या हुई थी। इसके बाद फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच में शांति की सबसे बड़ी उम्मीद खत्म हो गई थी। ईरान और इजरायल युद्ध को लेकर के जिस तरह सोनिया गांधी ने यह वार किया है, उसी से जुड़ी हुई जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि कैसे दुनिया को आज ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जो कि हकीकत पर आधारित हो, कूटनीति से प्रेरित हो, ना कि झूठ और आक्रामकता से।
ईरान इजरायल युद्ध पर सोनिया गांधी ने जो वार किया है, इसको लेकर के उन्होंने कई बड़े सवाल पूछे हैं और कई सारी खामियां इस बार इस सरकार की गिनाते हुए उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से ईरान से संबंध कभी भारत के हुआ करते थे, आज वो स्थिति बेहतर होने की जगह बदतर क्यों होती चली जा रही है। ईरान और इजरायल के बीच में भारत की चुप्पी किस ओर इशारा कर रही है। ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है और दोनों सभ्यताओं के बीच गहरा जुड़ाव भी रहा है। ईरान ने कई मौकों पर भारत का साथ दिया है, तो ये सोनिया गांधी ने कहा है। हालांकि अभी देखिए, इसको लेकर के लगातार ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं, ये पूछा भी जा रहा है कि क्या वाकई देश हित, राष्ट्र हित के मुद्दे की बात कर रही है सोनिया गांधी, या यहां भी सिर्फ और सिर्फ वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही हैं। तो फिलहाल एक और जहां विपक्षी दलों का यह कहना है कि फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, तो क्या वाकई फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है या फिर विपक्ष सिर्फ मौके तलाश रहा है केंद्र सरकार को अपने निशाने पर रखने के लिए। तो इन तमाम बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको तमाम जानकारियां भी दे रहे हैं कि किस तरीके से ईरान और इजरायल में जिस तरीके की तकरार इस वक्त छिड़ी हुई है, आखिर इस तकरार पर ब्रेक कहां जाकर के लगता है। तो देखिए, लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे इस बीच हमने ये भी देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की भी बीच में एंट्री हुई। उन्होंने ये कहा कि वो खुले तौर पर इजरायल का समर्थन करेंगे। दूसरी तरफ जहां ईरान को कहीं ना कहीं ये उम्मीदें पाकिस्तान से थी कि पाकिस्तान की ओर से तो समर्थन मिलेगा, लेकिन जैसे ही आसिम मुनीर को मुलाकात करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने न्योता दिया व्हाइट हाउस में, तो उसके बाद से भी पूरी स्थितियां बदलती हुई दिखाई दी। और उसके बाद अब ईरान को भी कहीं ना कहीं ये डर सताने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान ईरान की पीठ पर छुरा घोंपने का काम करे। हालांकि इन सब के बीच भारत में जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, इस बीच सवाल विपक्षी दलों की ओर से उठाए जा रहे हैं और ये पूछा जा रहा है कि आखिर जिस तरीके के हालात इस वक्त दोनों देशों के बीच में बने हुए हैं, पहले तो ईरान के साथ में भी हमारी सभ्यताएं भी हमेशा से जुड़ी हुई रही है, उनके साथ हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन क्यों अब हालात बदले हुए दिखाई देते हैं? क्यों ये फॉरेन पॉलिसी यहां विफल साबित होती हुई दिखाई देती है? क्योंकि ईरान के साथ में संबंध खराब होते जा रहे धीरे धीरे। भारत की चुप्पी किस ओर इशारा कर रही है? भारत की चुप्पी क्या समझदारी को दर्शाती है या फिर किस स्थिति को बयां करती है? तो फिलहाल कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब तलाशने अभी बाकी हैं, लेकिन युद्ध के हालात के बीच में सबसे ज्यादा खामियाजा अगर किसी को उठाना पड़ रहा है तो दोनों देशों के आम लोगों को। देखिए, जिस तरीके से ईरान और भारत के बीच में पहले बताया जाता है कि जैसे दोस्ती रही थी, ईरान और भारत अगस्त 1947 तक 905 किलोमीटर लंबी सरहद साझा किया करते थे। भारत के विभाजन के बाद यह सरहद पाकिस्तान के साथ लगने लगी। भारत और ईरान के बीच भाषा, संस्कृति और परंपरा के स्तर पर गहरे संबंध रहे, लेकिन भारत की आजादी के बाद 15 मार्च 1950 को ईरान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। हालांकि 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद चीजें बदल गई। उसके बाद 16 सालों तक किसी प्रधानमंत्री का दौरा नहीं हुआ था। उसके बाद पहला दौरा ईरान का किया था नरसिम्हा राव ने। लेकिन अब जो हालात इस वक्त नजर आते हैं, उन हालातों को लेकर के विपक्षी दल सवाल पूछ रहा है। लेकिन अब हम आपको थोड़ी सी और डिटेलिंग पहले इस वॉर से जुड़ी हुई दे देते हैं, उसके बाद से हम चर्चा की ओर भी आगे बढ़ेंगे। देखिए, युद्ध भयंकर है इस वक्त। तबाही का जो मंजर चारों तरफ नजर आ रहा है वो किस कदर है, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष का यह 9वां दिन बताया जा रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर कई मिसाइल हमले अब तक किए हैं। इजरायल और ईरान मिसाइल हमले से भारी नुकसान दोनों को उठाना पड़ा है। तो अब तक के युद्ध में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायल ने ईरानी सेना के 3 कमांडरों को मार गिराया है। इजरायली हमले में IRGC का टॉप कमांडर सईद इजादी ढेर हो गया है और साथ ही ईरान के 14 वैज्ञानिक 20 से ज्यादा मिलिट्री के कमांडर भी मार गिराए हैं इजरायल ने। अब इजरायली रक्षा बलों और IDF ने बड़ा हमला करने का दावा किया। ईरानी शहरों जिसमें खोरमाबाद, कोम, इस्फहान पर भी मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान के इस्फहान स्थित परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया गया है। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े हुए ठिकानों पर भी हमले किए गए। ईरान ने इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाया। इजरायल ने 13 जून ईरान पर सबसे पहले हमला किया था। इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया था और 8 दिन में ईरान में अब तक 657 लोगों की मौत की पुष्टि की गई। अब तक 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए। इजरायल में 24 लोग मारे गए, जबकि
900 से ज्यादा घायल हुए हैं। ईरान ने 3 इजरायली F-35 फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया। अमेरिका 2 हफ्ते में जंग में शामिल होने पर फैसला लेगा, लेकिन दक्षिण इजरायल के अलावा क्षेत्र में ड्रोन अलर्ट है इस वक्त। ईरान ने भी इजरायल से मिसाइल हमले किए हैं। साथ बेहद खास मेहमान राहुल राजभर जी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सर, सवाल यह है कि जिस तरीके से आप लोगों की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं केंद्र सरकार पर, आखिर आप जानना क्या चाह रहे हैं इस वक्त केंद्र से? जी देखिए, आज जिस तरह से देश की विदेश नीति को जिस निचले स्तर पे देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने लाया है, निश्चित तौर पे बहुत ही शर्मनाक बात है। आज जब इस बात की जरूरत थी कि पूरी दुनिया में भारत ये संदेश देता कि हम न्याय, मानवता और शांति को चाहने वाले देश हैं, और एक पूरी दुनिया में एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, जैसा कि पहले भी रहा है। जब भारत कमजोर था तब दुनिया का नेतृत्व किया, शांति की पहल की और एक नैतिक नेतृत्व के माध्यम से पूरी दुनिया को संदेश दिया, जिसको तमाम सारे कमजोर और पिछड़े जो देश थे, विकासशील देश थे, सबने अपना एक नेतृत्व और एक भारत की विदेश नीति को एक रोल मॉडल माना। और आज जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने विदेश नीति को जिस स्तर पे, जिस निचले स्तर पर लाया है, वाकई में शर्मनाक है। हम सदैव से, भारत की परंपरा रही है युद्ध को नापसंद करने वाले लोग रहे हैं। हम हमेशा चाहते रहे हैं कि दुनिया में अमन कायम हो, शांति स्थापित हो, और जिस तरह से इजराइल और ईरान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति और चुप्पी साधा है, ये निश्चित तौर पर भारत के उन मूल्यों और उन परंपराओं के खिलाफ है। तो हम चाहते हैं कि भारत एक अपना नैतिक पक्ष रखते हुए इस युद्ध भरे पूरे दुनिया के माहौल में दोबारा ऐसा एक जो है मॉरल लीडरशिप प्रस्तुत करे, जिससे दुनिया में शांति का संदेश जाए। तो भारत में कांग्रेस पार्टी हमेशा चाही है, कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि दुनिया में शांति होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, और हमारे लिए व्यापार और अपना निजी हित एक दूसरे दर्जे का सवाल होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए दुनिया में मानवता और इंसानियत और युद्ध के खिलाफ जो है एक माहौल और एक व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। आपके अनुसार आप क्या चाहते हैं कि केंद्र सरकार को क्या फैसला लेना चाहिए, किसका समर्थन करना चाहिए? निश्चित तौर पे देखिए, हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी का हमेशा से स्टैंड रहा है कि क्योंकि ईरान भारत का एक पारंपरिक दोस्त रहा है, हमारी सभ्यता मूलक संबंध रहे हैं, हमारा पुराना साथी रहा है, और अनेक मौकों पे ईरान ने हमारा साथ दिया है। जब 1994 में यूएन में भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाए जा रहे थे कश्मीर के सवाल पे, तब ईरान हमारे साथ खड़ा हुआ था, और ऐसे कई सारे सवाल थे जिसपे ईरान हमारे साथ खड़ा रहा है, वैश्विक दुनिया में हमारे पक्ष में रहा है। तो हम चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ईरान और इजराइल के बीच के जो युद्ध है उसके बीच जो है इसके खात्मे, इसके समापन की पहल करते हुए हम ईरान के साथ खड़े हों। आप चाहते हैं ईरान के साथ खड़े हो, लेकिन सर इजराइल के साथ क्यों नहीं? नहीं, इजराइल हमारा रणनीतिक साझेदार है, रणनीतिक तौर पे हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन हम युद्ध जो चल रही युद्ध है इस पे अपना एक मॉरल स्टैंड ले, और युद्ध पे आप देखिए ना, पूरे ईरान और इजराइल के बीच युद्ध में, फिलिस्तीन से इजराइल के युद्ध में कहीं पर भी भारत का कोई स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा है। तो हमें स्पष्ट करना चाहिए कि हमारा, आप कह रहे भारत का स्टैंड क्लियर नहीं है। मैं आपके पास इसी पॉइंट पर लौट रही हूं, लेकिन हमारे साथ कुछ और भी खास मेहमान जुड़ चुके हैं, पहले उनका भी स्वागत कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आती हूं। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप सिंह जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज इंडिया पर। डॉक्टर मेजर हिमांशु जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे साथ, बहुत स्वागत है सर आपका भी। राहुल जी, मैं आपके पास एक बार फिर से लौट रही हूँ, क्योंकि आपने ये कहा कि पूरी तरह भारत अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहा है, लेकिन सर 21 मुस्लिम देशों को एकजुट होने के लिए कहा था ईरान ने, क्या हुआ? वो भी तो एकजुट होते हुए नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन आप उम्मीद कर रहे हैं कि
उनका साथ पूरी तरीके से भारत दे दे, भारत क्लियर करे, स्पष्ट करे कि वो किसके साथ खड़ा है। भारत अगर चुप है तो आप इसे बेवकूफों की तरह क्यों देख रहे हैं कि बेवकूफी भरा मूव है, ये चुप है, क्यों चुप है? सर, इसके पीछे कोई रणनीति भी तो हो सकती है, समझदारी भी तो आप इसे कह सकते हैं कि कुछ समय भारत भी ले रहा है अपना स्टैंड क्लियर करने को लेकर। नहीं, देखिए, हमेशा से भारत पूरी दुनिया के लिए हमेशा से रोल मॉडल रहा है। तमाम सारे देश हमारे 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 विदेश नीति के मामले का हमारा अनुकरण करते थे। हमने गुणनिरपेक्ष जैसी जो है दुनिया को अवधारणा दिया। हम चाहते हैं कि दुनिया में अमन और शांति कायम हो, और इस पूरी प्रक्रिया में इजराइल की जिस तरह से आप फिलिस्तीन पे, जिस तरह से ईरान पे हमला किया, इसकी कहीं पर भी भारत की सरकार ने कोई स्टैंड नहीं लिया, कोई किसी तरह का कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, जो स्पष्ट करता है कि भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारा विदेश मंत्रालय किसी भी तरह से शांति में कोई भी पहल या कोई भूमिका नहीं निभाना चाहता है। हम दुनिया को संदेश नहीं देना चाहते हैं। हमारा पक्ष जो है लाभ और हानि के पक्ष से, जिस तरह से हमारे जो है विदेश मंत्री बयान देते हैं कि हमारा भारत को जरूरत है, इस बात की है कि हम अपने व्यापार को प्राथमिकता दें। मैं कहता हूं कि भारत की आज से नहीं हजारों साल की परंपरा रही है, और जिस तरह से आप व्यापार और चंद रुपयों के लाभ और हानि के सवाल को लेके आप पूरी जो है भारत की सभ्यता और संस्कृति और मौलिकता और इंसानियत मानवता को एक किनारे कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत गंभीर सवाल है। राहुल जी, बहुत समय मैंने दिया आपको, आपने अपनी पूरी बात रखी। अब एक बार हम जरा सुन लेते हैं प्रदीप जी को भी। प्रदीप जी, कहिए आप क्या कह रहे हैं? जी, मैं क्षमा चाहूंगा, मेरा माइक कांसू जी को और साथ ही कांग्रेस के वक्ता को नमस्कार, दर्शकों को प्रणाम। और देखिए, मैं उतनी देर से सुन रहा था, तब तक सारे दर्शक आ रहे थे। मैं एक बात बताता हूँ, देखिए, माता शक्ति के आशीर्वाद से दुनिया शक्ति से चलती है। ये जो कांग्रेस के मित्र अभी बोल रहे थे, आप बताइए, लंबा सुनना चाहेंगे या छोटे में सुना दूं तक काम चल जाए? क्योंकि समय हर टाइम बड़ा कीमती होता है। 1947 के बाद से लेकर 1950 और 52 के बाद की बात अगर हम लेकर के चलेंगे, जो शांति की बातें ये कर रहे थे ना भी बैठ के भाई साहब, ये आजकल में डस्टबिन में डाल करके इनको श्रेडर में श्रेड कर करके ऐसी जगह फेंक दिया जाता है जहां ये दोबारा उठ के आ न सके। विश्व शक्ति की भाषा समझता है और शक्ति से ही सारे काम होते हैं। ये व्यापार और ये सारे भाईचारा, ये बता रहे थे अभी मित्र जो है, बता रहे थे कि ये व्यापार को हमको सेकेंडरी रखना चाहिए। ये कांग्रेस की ही सरकार थी 1991 में। अगर कहा जाए कि भारतीय व्यवस्था का हाथ मरोड़ तो उन्होंने हमसे हमारी मार्केट खुलवाई। 14 दिन से भी कम समय का तेल था हमारे पास और उन्होंने हाथ मरोड़ा। ये उनकी शक्ति थी कि उन्होंने आकर के हमारी जो है बाजार मरोड़ी। अच्छी बातें भी हुई, बुरी बातें भी हुई। नेहरू जी का पत्र है जो कि क्लासिफाइड हो चुका है। अब पहले 30 साल तक वो अमेरिकी व्यवस्था अपने पत्रों को शांत रखती है, उसके बाद वो डिक्लासिफाइड कर देती है। एक और एक पत्र लिखा है कि 2 B-2 बॉम्बर भेजिए, हमारी जान जाने वाली है। ये मैं अपनी बनाई कहानी नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ये जो कांग्रेस आकर के बात उठा करके कर रही है, आप अगर मुझे बोलने का अवसर दें तो मैं साल बाद बता सकता हूं कि इनकी रणनीति क्या रही, इनकी विदेश नीति क्या रही। ये केवल पुष्टिकरण को लेकर के आज बताइए सर, क्योंकि विपक्षी दल पे जानना चाहता है कि आखिर फॉरेन पॉलिसी फेलियर क्यों हो रहा है, क्योंकि दौरे तो कई जगहों के हो रहे हैं। ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ना फॉरेन पॉलिसी फेलियर हो रहा है। इनकी परिभाषा में फॉरेन पॉलिसी फेलियर हो रहा है, इनकी परिभाषा में हो रहा था ना। जब हमारा इसीलिए आपको मौका दिया है, आप बोलिए, अमेरिका ने भारतीय नागरिकों को जिस तरह से अपमानित करके हथकड़ियां लगा के डिपोर्ट किया गया, इस तरह से भारतीय नागरिक शांत क्या? राहुल जी, आप बताइए, आपको पूरा मौका मिला है। आप 2 मिनट का समय थोड़ा प्रदीप जी को भी दे दीजिए, उसके बाद मुझे डॉक्टर मेजर हिमांशु के पास भी जाना है। प्रदीप जी बोलिए। सबसे पहले तो देखिए, मैं नहीं इंटरप्ट कर रहा हूं, तो मैं कम से कम इतनी डिसेंसी, इतना सिविलाइजेशन तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं। आपकी बारी आएगी, बोलिएगा। देखिए, कांग्रेस की जो व्यवस्था रही है, या जो इनका जो दर्शन है, कांग्रेस का जो दर्शन है, ये शांति की बात करते हैं। देश 2 हिस्सों में 1947 में बढ़ गया, कांग्रेस के ही नेतृत्व में था। अब ये कितना बड़ा अतिक्रमण कर रखे हैं, ये गांधी जी के पुजारी बने फिरते हैं। गांधी जी ने मना किया था कि देखिए, अब कांग्रेस का आजादी हमें मिल गई, कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। इन्होंने तो जो इतने बड़े संस्था हमारी एक आइडियोलॉजी है गांधी जी की, उसको इन्होंने नहीं माना। कांग्रेस को लेकर के अब तक चल रहे हैं 135 साल पुरानी पार्टी।
तो इन्होंने जो अतिक्रमण किया है, या ये जो शांति की बात करते हैं, जो व्यवस्था की बात करते हैं, वर्तमान शक्ति प्रधान इस व्यवस्था में उसका कोई स्थान है नहीं। हम किस जगह खड़े हैं, हमने बीते 10, 11, 15 वर्षों में 11 वर्षों में हम कहां तक आए। हमने अपने घर में से हमने किसी का कोई अतिक्रमण या अंतर्राष्ट्रीय कोई उल्लंघन नहीं किया। हमने अपने दुश्मनों को पिन पॉइंटिंग मारा, खत्म किया। आज कौन सा देश हमारे खिलाफ खड़ा है, ये भी देखने योग्य, इन्हें समझना चाहिए, इन्हें सीखना चाहिए। दूसरी बात कि आप जो है केवल व्यवहार में रहने के लिए आप इस तरह के डॉक्यूमेंटेड या घोस्ट राइटर से लिखवा करके आपने अपने विचार रख दिए और प्रस्तुत करा दिए। ठीक है, हर राजनीतिक दल की अपनी एक मर्यादाएं होती है। उन्होंने अपने जो इनके बस में था इन्होंने किया। भारत सरकार इस समय मजबूत नेतृत्व में है। उसे ये पता है कि हमको क्या करना है, हमारे नागरिकों के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के व्यापार के लिए, हमारे प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए क्या आवश्यक है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत सरकार का स्टैंड ये क्लियर है कि वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं इस वक्त? नहीं, क्यों नहीं, देखिए अभी आप कुछ दिन पहले जब तक अभी मैं किसी चैनल पे चर्चा पे था, तो वो साथी पत्रकार जो थे वो बोल रही थी कि आखिर ट्रंप ने मुनीर को खाना क्यों खिलाया, 6-7 दिन पहले की बात है। तो मैंने उस समय जो वक्तव्य दिया था मैं वही पुनः स्थापित करना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय रणनीति में चीजों का तुरंत से रिजल्ट नहीं आता। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर हमें चर्चा करनी है, चर्चा के लिए हम सभी हमेशा ओपन हैं, लेकिन सरकार की कुछ नीतियां होती है, उनके परिणाम 6 महीने बाद, 8 महीने बाद आते हैं और उनका असर हमें देखने को मिलता है। आज हमारी पुरानी रणनीति ये है, जो कहीं हमने अपने जेब को कसा और हमने कहीं पे रिसर्च किया, कहीं पे न्यू रिसर्चेस किया, आज उसके कारण से हम मजबूत हैं, हमें कोई आग दिखाने वाला नहीं है। एक और बात बता दें, कांग्रेस का शासन 55 वर्षों तक रहा है। कितनी बार सर यही तो कांग्रेस में सवाल पूछ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आग दिखाने वाला कोई नहीं है, तो सर सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिर बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये कह देते हैं कि मैंने सीज फायर करवाया भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन सर 16वीं बार हुआ है ये। अब बस इतना ही आप देख रहे हैं कि वो बार 16 बार जा चुके हैं और अमेरिकी अखबार ये कहते हैं कि वो एक हैबिचुअल लायर है, प्रतिदिन 21 बार वो झूठ बोलते हैं। तो दूसरे देश के राष्ट्रपति और दूसरे देश की व्यवस्था से हमें कोई लेना देना नहीं। एक बार अटल जी ने जब बिल क्लिंटन को मना किया था, जब करगिल वार चल रहा था, अमेरिका से बुलावा था कि आप आइए, और हम अटल जी ने मना कर दिया था कि नहीं आएंगे, हमारे देश में वॉर है। और दूसरी बार जब वहां पे कनाडा से वापस आते समय आदरणीय मोदी जी को उन्होंने फोन किया, तो बड़े ही साफ शब्दों में बता दिया गया कि हमारे प्रोग्राम सेट है, आप अपने प्रोग्राम बनाते रहिए, हम अपने प्रोग्राम को फॉलो करेंगे। उसके बाद जो 35 मिनट की जिसकी चर्चा आज की जाती है अखबारों में, हालांकि बहुत सारी चीजें बाहर नहीं आएंगी, लेकिन भारत की नीति बड़ी स्पष्ट थी, हम अब आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। तो मैं जो बार बार कहना चाह रहा हूं कि ये जो धर्मनिरपेक्षता और ये गुटनिरपेक्षता की जो कांग्रेस का पुराना है, उसे हमने बहुत कीमत चुका दी। अब हमें उस राह पे नहीं जाना। हम मजबूत हैं, हमारे आने वाले नागरिक, हमारे आने वाली जो भविष्य की पीढ़ियां, हमें एक मजबूत आधार देंगे। ठीक है राहुल जी, आप अपना जवाब इस पर तैयार रखिएगा। आपके पास मैं लौट रही हूँ, प्रदीप जी लौटूंगी मैं आपके पास भी। ईरान और इजराइल के बीच में चल रही जंग को लेकर के और भारत की चुप्पी को लेकर के इस वक्त भारत में भी सियासी पारा बढ़ा और चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। और इसी को लेकर के सोनिया गांधी ने एक पत्र भी लिखा, उस पत्र में भी कई सवाल पूछे। साथ ही भारत की ओर से साधी गई चुप्पी को लेकर के भी यह सवाल पूछा गया कि आखिर ये चुप्पी क्यों है, भारत स्टैंड क्यों नहीं क्लियर कर पा रहा है कि आखिर भारत साथ किसके खड़ा है। हालांकि देखिए, इसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ राहुल राजभर जी कांग्रेस से जुड़े, और प्रदीप सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ नेता जुड़े हैं, और डॉक्टर मेजर हिमांशु जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े। एक एक करके हम सभी मेहमानों का रुख कर रहे हैं। और इस बीच एक बार फिर से राहुल जी क्योंकि जुड़ चुके हैं, तो राहुल जी के पास मैं जाऊंगी, लेकिन एक बार मैं रिएक्शन सबसे पहले डॉक्टर मेजर हिमांशु जी से भी लेना चाहूंगी। हिमांशु जी, इस वक्त पत्रकारिता की नजर से अगर इन दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध को लेकर के स्थितियों के हम समझे और भारत की चुप्पी को अगर समझने का प्रयास करें, तो इसे आप कैसे देखते हैं? कैसे लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने का काम करेंगे कि क्या ये चुप्पी सही है या वाकई एक स्टैंड क्लियर करने की आवश्यकता है? देखिए, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। कूटनीति में कोई भी चीज एक पक्ष नहीं होती, वो हमेशा दुधारी होती है। और जब भी कहीं द्वंद्व है, कहीं कन्फ्रंटेशन है, फ्रिक्शन है, तो वहां हर पक्ष का कुछ लाभ है, हर पक्ष की कुछ हानि है जी। कंट्रीज डू नॉट हैव परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, दे हैव ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो हिंदुस्तान को आम भाषा में हमारे यहाँ कहते हैं पश्चिम प्रदेश में कि या शेख अपनी देख। तो जब सब अपनी अपनी ही देख रहे हैं,
अमेरिका अपनी देख रहा है, रूस अपनी देख रहा है, इजराइल अपनी देख रहा है, ईरान अपनी देख रहा है, हर व्यक्ति अपनी देख रहा है। और मैं इसे कोई गलत नजरिए से भी नहीं कह रहा हूँ। उन तमाम देशों की सरकारों की, उन तमाम देशों के नेतृत्व की जिम्मेदारी अपने देश के प्रति है। वो दौर आप भूल जाइए नैतिकता का, मोरालिटी का, जब जो है मोरालिटी के लिए चीजें होती थी। मैं कोई मोरालिटी को खारिज नहीं कर रहा हूँ। यदि मोरालिटी नहीं रहेगी तो ये दुनिया भी नहीं रहेगी, ये बात सही है। लेकिन जहां अपने अपने हित देश देख रहे हो, वहां हिंदुस्तान को भी अपना हित देखना चाहिए, ये पहली बात है। और देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज। ऐसी स्थिति में हम लोग कहीं देख चुके हैं, वहां सोनिया जी की ये बात सही हो सकती है नैतिक दृष्टि से, कि हिंदुस्तान एक बड़ा देश है, बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, और कभी नॉन अलाइंड मूवमेंट में थर्ड वर्ल्ड को लीड करने वाला देश था। मार्शल टीटो, नेहरू, ये सब बड़े नाम हुआ करते थे। तो ये बात सही है कि भाई 150-150 देशों को, 125 देशों को लीड करने वाला देश था। तो निश्चित तौर पे हिंदुस्तान की इतनी बड़ी जनसंख्या, 1/5 जनसंख्या दुनिया की हिंदुस्तान में है, तो हिंदुस्तान की जिम्मेदारी और अहमियत, उसकी आवाज की जो वजन है वो है जनसंख्या के नाते। लेकिन यहाँ मैं सहमत हूँ सोनिया जी की बात से कि एक नैतिक दृष्टि से उन्हें करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन पक्ष लेना ये दुधारी तलवार है, किसका पक्ष लेना, और यह पक्ष न लेना भी दुधारी तलवार है। हम यूक्रेन के मसले पे कुछ नहीं बोले। हम यूक्रेन के मसले पे, यूक्रेन और रूस का जब झगड़ा हुआ तो वहां नैतिक अनैतिक हम कुछ भी नहीं बोले। उसका नतीजा ये है कि यूक्रेन आपके खिलाफ खड़ा हो गया, यूक्रेन, और रूस जो है वो ये देख करके कि एक तरफा उसके पक्ष में नहीं खड़े हुए, जबकि वो आपका तारीखी दोस्त रहा है ना, वो अब पाकिस्तान से हाथ मिला रहा है, या उसने भी अपने ऑप्शन ओपन कर लिए कि पाकिस्तान से हाथ मिला रहा है। तो आप तो दोनों तरफ से पिटे गए, आप तो दोनों तरफ धरे गए। तो इसलिए कई बार ये भी आवश्यक होता है कि हम भाई जो किसी का नहीं हो, जो मतलब सबका होता है वो किसी का नहीं होता झगड़े में, ये भी एक बात है। तो हमें पक्ष लेना चाहिए। तो ये दो धारी बातें हैं। सर, इस वक्त ईरान को वैसे भी कहा जा रहा है कि वो अलग थलग पड़ा हुआ है, क्योंकि जहां 21 मुस्लिम देशों ने सोशल मीडिया पर तो जरूर इस वॉर को लेकर के अगेंस्ट में अपनी बातें रखी, लेकिन सर मैं जरा एक मिनट, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। जी, मैं अपनी बात खत्म कर लूं तो मेरा पॉइंट आपको समझ आएगा। जी, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे यूक्रेन वाला मामला हुआ, यूक्रेन के केस में, रूस के केस में हम जो है निरपेक्ष से बन गए। तो रूस को ऐसा महसूस हुआ कि भाई हमारे आड़े वक्त में तो ये नहीं आता। अगर रूस उस वक्त जो है, जब अमेरिका का 7वां बेड़ा चल पड़ा था, अगर रूस भी ऐसा निरपेक्ष हो जाता तो क्या होता। तो रूस ने जब आपका आड़े वक्त में हाथ दिया तो वो भी उम्मीद करता था कि भाई आप भी उसके हाथ बढ़ाएंगे, आपने नहीं बढ़ाया। उसका नतीजा हो रहा है कि रूस को भी अब कोई कोताही नहीं लग रही है पाकिस्तान से संबंध बढ़ाने में। तो देखिए, हमेशा निरपेक्ष हो जाना, निष्पक्ष हो जाना, तटस्थ हो जाना, ये चीजें कई बार उलट भी पड़ती हैं। लेकिन वहीं एक बात महत्वपूर्ण ये है कि भाई आपकी सुन कौन रहा है। सवाल ये है, आपकी सुन कौन रहा है। अपने मन से विश्वगुरु बनिए। अभी आपका झगड़ा था, कोई आपके पक्ष में आया? कोई आया आपके पक्ष में? कोई भी नहीं आया आपके पक्ष में। तो यहाँ सोनिया जी को यह भी समझना चाहिए कि भाई आपकी सुन कौन रहा है। आज हिंदुस्तान इस हालात में ही नहीं रह गया है कि उसकी सुनी जाए। जब हिंदुस्तान का झगड़ा हुआ तो कोई आया नहीं। तो इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है हिंदुस्तान के लिए कि वो अपने हितों को ध्यान में रख करके अपने दोस्तों को चुनना शुरू करे। कहीं ऐसा ना हो कि जब वो आड़े वक्त में आए तो उसके साथ भी कोई खड़ा ना हो। इसलिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन वहां हमें अपने दोस्त और दुश्मनों को बड़े ध्यानपूर्वक चुनना चाहिए। अब आम आदमी के बीच में तो देखिए, जो बहुत ही पेचीदगियां होती हैं कूटनीति की, या जो सामरिक स्थितियां होती हैं, वो साझा होती नहीं है। वो आम आदमी को जानकारी नहीं होती। वो सब अंदाजे और पसंद नापसंद के आधार पर लोग अपनी बयानबाजी करते हैं। हिंदुस्तान किन पेचीदी अर्थव्यवस्था की किन पेचीदगियों से गुजर रहा है, हिंदुस्तान सामरिक स्थिति में किन पेचीदगियों से गुजर रहा है, ये तो मेरा मानना है हिंदुस्तान में कुछ उंगलियों पे गिने जाने वाले या वैसे लोगों को जानकारी भर होगी। तो हमारा आपका अंदाजा तो हो सकता है, लेकिन कुछ जनरल अंदाजे होते हैं। जनरल अंदाजों में एक बात यह है कि हमें कुछ नैतिक ही नहीं है, ये रणनीतिक भी है, स्ट्रेटेजिक भी है कि हम अपने तारीखी जो तहजीबी ताल्लुकात होते हैं, जो तहजीबी ताल्लुकात हमारे देशों से होते हैं, हमें उनमें गर्मराहट बनाए रखनी होती है, जिससे आड़े वक्त में हमें ये इस बात का आश्वासन रहे। ऐसा नहीं है कि ईरान का, मान लीजिए रूस के लिए ही आड़ा वक्त आ जाता है, वो अपने को देखेगा या हिंदुस्तान को देखेगा? जाहिर है अपने को देखेगा। पर उसके बावजूद भी जो हमारे तारीखी दोस्त होते हैं, हम उनसे ताल्लुकात बनाते हैं और संतुलन भी बनाते हैं। दूसरा शब्द संतुलन है। भाई अमेरिका ने तो 7वां बेड़ा हमारे खिलाफ भेज ही दिया था 71 में। अगर हम पुरानी व्यथाओं को दोहराते रहें और पुराने इतिहास को याद रखें तो फिर तो हमें अमेरिका से कोई संबंध ही नहीं रखना चाहिए। लेकिन हम संबंध इसलिए रखते हैं क्योंकि वैश्विक संतुलन में ही आप समृद्ध होते हैं और सरवाइव करते हैं।
तो इसलिए हमें एक व्यवहारिक अप्रोच लेनी होती है। और आज में हो सकता है हमें आवश्यकता ही ना हो भाई ईरान के और इजराइल के झगड़े में पड़ने की नैतिक पक्ष के अलावा। भाई हमला तो इजराइल ने ही किया है, ये तो जाहिर है, उसका प्रतिकार में गया है ईरान। तो यदि नैतिक पक्ष है तो भाई वो जो गाजा में गिरा इजराइल ने, उसके नैतिक पक्ष में तो जाहिर है कि इजराइल के खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए नैतिक आवाज में। लेकिन हिंदुस्तान को अपनी जो नाजुक स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में, जो बात मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि करिए, आप ब्रिज बना दीजिए, आप जो है उनके बीच शांति ला दीजिए, क्या आप लाने की स्थिति में है? कोई आपकी सुन रहा है आज स्थिति दुनिया में जो है? तो ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि आपकी औकात क्या है, आपकी हैसियत क्या है, और आप किस नाजुक स्थिति में भारत के ही रहने वाले हैं। नहीं, आप भारत के ही रहने वाले, कहीं और क्या है? आप किस प्रकार से कह रहे हैं कि आपकी कोई सुन नहीं रहा है? उसका आधार क्या है? आपको पता है ये दुनिया पैसों और सत्ता से चलती है। आपके साथ खड़ा कौन हुआ? जी, सच्चाई को स्वीकार करिए, सच्चाई को स्वीकार करिए। पाकिस्तान के झगड़े में आपके साथ खड़ा कौन हुआ? पाकिस्तान में आपके साथ खड़ा कौन हुआ? तो इसलिए मेरा कहना है, मैंने बिगाड़ क्या लिया पाकिस्तान हमारा? हमने उसको नस्तानाबूद कर दिया। अगर आप इस बात को नहीं स्वीकार करते तो ठीक है। एक छोटे से देश, हमें किसी की जरूरत नहीं है तो कोई हमारे पास आ सकता है इस तरह से करे। जब एक आदमी बोले दोनों ना बोले। दूसरी बात यह, पाकिस्तान एक बहुत छोटा सा देश है। अगर आप पाकिस्तान केंद्रित, आपको तो चीन से होड़ लेनी चाहिए। चीन महाशक्ति हो रहा है, हिंदुस्तान को चीन के बराबर टक्कर का होना चाहिए। अगर हम पाकिस्तान जैसे देश से होड़ ले रहे हैं, अगर कोई टॉप करने की क्षमता रखने वाला छात्र किसी अनपढ़ मतलब फेल होने वाले छात्र से प्रतिद्वंदिता करेगा, तो हो सकता है कि फेल वाला छात्र तो कोई तरक्की कर जाए, लेकिन टॉप करने की वो रखने वाला, ताकत रखने वाला छात्र मेरे ख्याल से नुकसान में पाएगा। हिंदुस्तान की हैसियत पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत छोटा सा है जिसके हमने 2 टुकड़े 71 में कर दिए थे। तो पाकिस्तान बड़ी ताकत नहीं है। तो फिर आप उसको आधार मान पाकिस्तान इतनी बड़ी ताकत नहीं है। आप एक मिनट शांति से, पहले या तो मेरी बात खत्म होने दीजिए भाई। मातृका या तो इनको अनम्यूट करिए, भाई इनको म्यूट करिए। बीच में नहीं, इनको आपको वक्त मिलेगा, इनको वक्त मिलेगा तब ये बोले, ये बीच में ना बोले। मैं किसी बीच में नहीं बोलता हूँ। और मुझे अब देशभक्ति न समझाइए, मैं कारगिल वॉर में लड़ा हुआ आदमी हूँ, मुझे ना समझाइए। ये फालतू की बकवास मेरे साथ मत करिए। नहीं, आपका सम्मान में कुछ नहीं है, आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे हैं। या तो जानकारी रखिए विषयों की, यदि जानकारी नहीं है विषयों की तो शांति करिए, शांति करिए। भारत का कोई अपमान नहीं कर रहा है। यही तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, यही तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। हर चीज को अपमान सम्मान, बस एक सैनिक से आप मतलब एक पूर्व सैनिक से जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं, आप जो भी हैं आप भी शांति करिए, पहले बात खत्म होने दीजिए, है ना? या तो मैं हट जाता हूँ, आप ही आपस में लड़िए, आपके दलों के झगड़े हैं, मेरे दलों के झगड़े नहीं है। प्रदीप जी आ रही हूँ मैं आपके पास, राहुल जी पे इंतजार कर रहे हैं। एक बार हिमांशु जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। थोड़ा समय, कितना समय? या तो मैं अपनी सर मौका मैंने आपको भी दिया था, उन्होंने काफी देर तक इंतजार किया। सर मोहतरमा कृपया करके इन्हें अनम्यूट करें। देखिए मैं अपने को म्यूट कर लेता हूँ जब दूसरे बोलते हैं, इन्हें भी ये सलीका सिखाइए कि ये म्यूट करा करें और तब बोले। प्रदीप जी आ रही हूँ मैं आपके पास, 2 मिनट का समय दीजिए, जल्दी खत्म कीजिए हिमांशु जी, उसके बाद मैं प्रदीप जी को भी समय दूंगी और राहुल जी को भी। भटका देते हैं अनावश्यक। देखिए हिंदुस्तान संभावना रखता है चीन से होड़ लेने की, हिंदुस्तान संभावना रखता है महाशक्ति की। यदि वो ऐसे छोटे छोटे झगड़ों में पाकिस्तान जैसे देशों को केंद्र बना के अपनी नीति बनाएगा तो मेरे ख्याल से कहीं नहीं पहुंच पाएगा। उसे अगर अपना प्रतिद्वंदी, मैं कह रहा हूँ झगड़े के लिए नहीं कह रहा हूँ, यदि मैं तरक्की के लिए उसे अपना कोई चुनना है प्रतिद्वंदी, उसे चीन चुनना चाहिए, उसे अमेरिका चुनना चाहिए, उसे रूस चुनना चाहिए, उसे पाकिस्तान केंद्रित यदि नीति बनाएंगे तो हो सकता है आप देशी स्तर पे अपनी राजनीति चमका लेते हो, लेकिन हिंदुस्तान को आप गर्त में गिराएंगे। आप बड़ा नेतृत्व रखते थे, आप नाम के जमाने में बड़ा नेतृत्व रखते थे। ठीक है सर, आज आपको इस बात सर अब एक बार मैं प्रदीप जी को भी सुन लेती हूँ, उसके बाद मैं राहुल जी के पास जाऊंगी, क्योंकि राहुल जी के लिए मेरे पास भी सवाल है और शायद प्रदीप जी भी कुछ कहना चाह रहे। प्रदीप जी बताइए। अगर सर ने बोल लिया हो तो मैं, देखिए उनकी नजीरें बड़ी अच्छी थी, लेकिन मेरी आपत्ति है कि आपने बोला कि आपकी सुनता कौन है। हमें सुनाने की जरूरत नहीं है, हम सक्षम हैं। हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे पास जो आर्म्स एंड एमुनिशन है उसके लिए हम सक्षम है। इसको कृपया अन्यथा न ले। आप एक पूर्व सैनिक है, उसका मुझे सम्मान है, मैं भी पूर्व सैनिक बनना चाहता था। आप मेरे से ज्यादा भाग्यशाली आप रहे,
मैं नहीं हूं उस हिसाब से, तो आप इसको अन्यथा ना लीजिएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हमारी सुन कौन रहा है, तो मैं इसे भारत देश का अपमान मानूंगा। आपकी नजीरें बहुत अच्छी थी। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में किसी ने साथ नहीं दिया, फिर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हैसियत क्या है। तो सर एक होना चाहिए। और जहां तक कि चीन की बात है, तो सर 3 अर्थव्यवस्थाएं इस देश में है और दिसंबर तक हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। तो अगर इसको किसी को स्वीकार करना बहुत अच्छी बात है, नहीं स्वीकार करता है कोई बात नहीं। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा टोन में आता हूँ नीचे। देखिए, एक पत्रकार है, पूर्व सैनिक है, उनके अथॉरिटी पे मुझे कोई चैलेंज नहीं है। मैं पत्रकारों और पूर्व सैनिकों का बड़ा सम्मान करता हूँ और व्यक्तिगत में कभी नहीं जाता। हाँ, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई इस तरह से कहे मेरे देश को कि मेरी सुन कौन रहा है। अरे हमें जरूरत ही नहीं है सर सुनाने की। हमारे पास ऐसे हथियार है कि हम अपनी सुरक्षा कर लेंगे और पाकिस्तान को हमने नस्तानुबूत किया। विश्व की व्यवस्थाएं उसको प्रेषित करती रहती है ताकि वो हमारे खिलाफ बोले। और मेरा जो है ये जो इस प्रकार के प्रश्न हुए हैं, इस क्रिटिकल मोमेंट में हमारी परंपरा रही है कि हम सदन में और सदन के बाहर हमेशा बाहर की नीति पे, चाहे विपक्ष में हो चाहे किसी पक्ष में, हम सरकार का साथ देते थे। ये हम कोलैटरल डैमेज या सेल्फ गोल वाली बात हमने कभी नहीं की थी। आज भारत की स्थिति, अब आप थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि देखिए जो कूटनीति के विषय होते हैं, अमेरिका 30 साल बाद डिक्लासिफाई करता है बहुत से कागजों को जो आज हुए हैं। उनसे कांग्रेस के उस समय की सारी चीजें पता हो रही हैं कि कब इन्होंने गिराया और कब क्या किया। हमारा एक सीधे से मेरा एक पक्ष है, सारा समय न भटकाते हुए, कि हम बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं। हमारी विदेश नीति इस नेतृत्व में बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। हमने किस प्रकार से प्रोपेगेंडा वॉर, सर डोनाल्ड ट्रंप के उस स्टेटमेंट को सुना था कि आपने, जब भारत ने अटैक किया था, एयर स्ट्राइक किया था, तो सबसे पहला बयान जो था डोनाल्ड ट्रंप का वो था इट्स अ शेम। सुना था आपने? दोस्त है ना वो, तो किस बात झूठ बोल दोस्त है ना सर? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप देखिए, अमेरिका के लिए दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। हम अपनी नीति को लेकर चलेंगे। अमेरिका हमारे लिए आदर्श नहीं है। अगर दोस्ती अच्छी नहीं, दुश्मनी अच्छी नहीं, तो सर 7-8 दौरे भी नहीं होने चाहिए फिर तो। लेकिन वो हमेशा दूसरे के में टांग अड़ाना अमेरिका की नीति रही है, तो हम उनकी नीति पे हम नहीं। तो सर वही तो भारत के स्टैंड को लेकर तो सवाल पूछे जा रहे, फॉरेन पॉलिसी को लेकर सवाल पूछे जा रहे। भूटान छिटकता हुआ दिखाई दे रहा है, नेपाल छिटकता हुआ दिखाई दे रहा है, श्रीलंका छिटकता हुआ दिखाई दे रहा है। सर आखिर ये फॉरेन पॉलिसी कहाँ कैसे काम कर रही है सर? कौन कह रहा है? अंकल महोदय, ये कौन कह रहा है छिटकता हुआ? छिटकते का असर उसको पड़ता है जो कि हमारे बराबर का हो, जो हमारे संसाधनों पे पल रहा हो, उसके छिटकने ना छिटकने। सर भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस वक्त कन्फ्लिक्ट हुआ था, सर आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी दूसरे देश ने सामने आकर के बहुत अच्छे से स्टैंड नहीं लिया था। तो सर आखिर इस पर भी तो सवाल उठाए जा रहे हैं, इसीलिए विपक्ष भी पूछ रहा है। आप मेरी बात सुनिए। देखिए, विश्व में शक्ति की पूजा होती है। आप सुनिए मेरी बात को, बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूँ। जो शक्ति संपन्न होता है वो किसी की परवाह नहीं करता। आज हमारे ब्रह्मोस की बिक्री बढ़ गई है। अगर आपको इसको अन्यथा समझ में आ रहा है, किसी को अन्यथा समझ में आ रहा है, समझता रहे। लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, इस देश के नेतृत्व को पता है कि शक्ति ही महत्वपूर्ण है। ये जो मतलब भाईचारा और भाई तो चला जाता है, बाकी सारे चारा रह जाते हैं इस देश में। तो कितना हमने पास्ट में नुकसान किया है और कितना हम भविष्य को लेकर के चल रहे हैं। मेरा सीधे से कहना है कि हम अच्छी स्थिति में हैं। विपक्ष अगर इस प्रकार के सेल्फ गोल मारेगा, जो कि हमने उन नीतियों का सारा विपक्ष था। ठीक है, आप कह रहे हैं कि फ्यूचर के हिसाब से रणनीति बना करके हम चल रहे हैं। आप राहुल जी क्या कहेंगे? इन्होंने तो कह दिया कि कूटनीति को समझना चाहिए, फ्यूचर के हिसाब से पहले से रणनीति तय होती है, उसी आधार पर भारत काम कर रहा है। तो चुप्पी से दिक्कत क्या है? चुप्पी को समझदारी के तौर पर आप लोग क्यों नहीं देख सकते हैं? देखिए, ये तो एक मंत्र खाली जप रहे हैं। भारत मजबूत हो गया है, मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हम मजबूत हैं, हम ताकतवर हैं, हम मजबूत हैं, ताकतवर है। इसके सिवाय इनके शब्द में तो न तो कूटनीति आया है, न तो जो है संतुलन आया है, न तो भारत के तमाम जो पड़ोसी देशों से जो रिश्ते बिगड़े हैं उसके संदर्भ में इन्होंने न तो कोई बात बोली है। अमेरिका ने जिस तरह से भारतीय नागरिकों को बेड़िए लगा के डिपोर्ट किया है, पैरों तले उनके पुलिस ने भारतीय नागरिक को पीठ पे पैर रख के उनको जो है जमीन पर पटक दिया है, उस पे इनका कोई एक शब्द जो है बातचीत नहीं निकला है। और ट्रंप ने लगातार बोला है कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच हस्तक्षेप करके युद्ध रुकवाया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भी बार जो है इस बात का खंडन नहीं करते कि नहीं, ट्रंप ने हमारे बीच किसी तरह का दखलंदाजी नहीं किया है। हमने युद्ध अपने स्तर पर रखा है। और आज बड़ी बड़ी बातें की है कि आपने किससे संबंध नहीं खराब कर दिया। आप अगर चारों तरफ अपने पड़ोसी देशों से संबंध खराब कर देंगे तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? और जिस तरह से आप एलिगेंटली बात कर रहे हैं कि हम साधन संपन्न देश है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम किस तरह के साधन संपन्नता की बात कर रहे हैं बताइए ना। आपके ऊपर जो है कितने जो है कई गुना जो है टैरिफ लाद दिया गया
व्यापार के मामले में, और आप कहते हैं कि हम मजबूत देश हैं। आप या तो कह दीजिए कि नहीं ट्रंप, आप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह देना कि नहीं ट्रंप जो है दिन में 21 बार झूठ बोलते हैं, जिस तरह से आप बोल रहे हैं नहीं बोल सकते हो, क्योंकि सबको मालूम है कि किस तरह से आपने पहले तो ट्रंप से खूब गलबैया किया, खूब जो है ट्रंप और मोदी का नारा लगवाया, और आज जब जो है ट्रंप ने आज की पूरी जो है भारत की पूरी जो है नागरिकता का, भारत की पूरी सॉवरेनिटी का, भारत की पूरी जो है प्रतिष्ठा का जिस तरह से धूल दूषित किया है, पूरा दुनिया देखा है। और आप जो है बात बात पे इस बात को मत ले रहे कि हम भारत का अपमान कर रहे हैं। भारत का अपमान इस बात में नहीं है कि हम विदेश नीति पर सवाल आपसे उठा रहे हैं। एक पहली बार भारत के इतिहास में हुआ है कि आपने विदेश नीति को इतना निचले स्तर पर लाया है, और एक ब्यूरोक्रेट्स को आपने जो भारत का विदेश मंत्रालय सौंप दिया है, जिसका कोई जो है डेमोक्रेटिक नेचर नहीं है। आप इस तरह से पूरे विदेश नीति को चौपट कर रहे हैं, और इस तरह से आप जो पूरी दुनिया से हमारे रिश्ते खराब कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि नहीं दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। किस तरह का डंका बज रहा है बताइए ना, किस मामले पे जो है मोदी जी ने पहल करके आवाज उठाई है। और आज आप जब जो है एक पूर्व सैनिक आपसे सवाल पूछ रहा है, तो आप पूर्व सैनिक को ही आप बोलेंगे कि आप जो है देश से प्रेम नहीं करते हैं। ये स्तर पे आप लोग बहस करते हैं, इस स्तर पे विदेश नीति का डिफेंड करते हैं आप। भाई आप बताइए ना कि किनसे हमारे रिश्ते आपने। राहुल जी, राहुल जी एक सवाल आपसे मेरा भी है। आप ये कह रहे हैं कि ईरान का समर्थन कर दीजिए, तो सर उस हिसाब से तो फिर हमें इस्राइल का साथ नहीं देना चाहिए। पहल करके राहुल जी सुनिए ना, आप कह रहे हैं कि हमें खुले तौर पर, आपका ये कहना है कि जो खत लिखा गया सोनिया गांधी की ओर से भी, कांग्रेस ये चाहती है कि ईरान का समर्थन करना चाहिए भारत को, तो सर इजराइल के साथ फिर आप दुश्मनी मोड़ लेंगे। इस वक्त तो हम दोनों के साथ में दोस्ती वाले संबंध में है ना सर, तो दोनों के साथ रिलेशंस अपने खराब क्यों करें? अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस पर कोई स्टेटमेंट आया है? दोस्ती के संबंध में कुछ स्टेटमेंट आ जाता है किसी के भी सवाल पे? आप तो कहीं से भी कुछ क्लियर नहीं है ना, आप तो केवल डरे सहमे से किसी भी तरह का जो है स्टैंड नहीं लेना चाहते। और भारत का एक, माफ करिएगा, भारत कभी इस पोजीशन में नहीं रहा है कि इतना जो है इतना दिग्भ्रमित रहे विदेश नीति के मामले में। हमने हमेशा पहल किया है, हमने हमेशा पहल करके दुनिया में शांति और अमन कायम करने की कोशिश की है, और हमारी भूमिका को जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लग गए दिन अमन कायम करने के, अमन से दुनिया नहीं चलती। प्रदीप जी 2 मिनट लौट रही हूं मैं आपके पास। प्रदीप, आपने जब बोला तो आपके बीच में किसी ने भी नहीं बोला। राहुल जी को बोल लेने दीजिए, फिर मैं आपको मौका दे दूंगी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। अनर्गल जब बोलेंगे किसी से बर्दाश्त नहीं सर सुन तो लीजिए, पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप इकट्ठा करके रखिए कि आपको कहना क्या है, मैं मौका दूंगी। भारतीय जनता पार्टी का यही रवायत है, ये सवाल पूछेंगे, सवाल का जवाब नहीं देंगे, इनसे कोई सवाल पूछेगा तो भागेंगे, और जब कोई जवाब देगा तो उसको बीच में टोकेंगे। उस बात को, हर बात एक शब्द है इनके पास, अनर्गल। ठीक है हर राहुल जी, शब्द में इनके पास है भारत की विदेश नीति मजबूत हो रही है। आप कोई तो उदाहरण प्रस्तुत करिए ना, किस मामले पे आपको जो है अब जो है कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड आप नहीं तो सर अमेरिका में राहुल जी, इसलिए मैंने भी आपसे एक सवाल पूछा। अगर आप ये कह दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आकर के क्यों नहीं बोल लेते, तो विदेश नीति भी तो कोई चीज होती है, और विदेश सचिव भी तो कोई उपाधि रखते हैं, उनके पास भी तो कुछ हक होते हैं। वो भी तो सामने आकर के जब कोई बात कह रहे हैं, चाहे डीजीएमओ के बीच में जो बातचीत हुई, उसके बाद से जो मध्यस्थता होने के बाद से तय किया गया कि सीज फायर होगा, उसको लेकर भी आप लोगों ने सवाल उठाए थे, ठीक है। लेकिन जब भारत सरकार की ओर से ये क्लियर किया गया, तो सर हर बात को आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बताएंगे। दूसरी चीज सर, आप कह रहे ईरान का साथ दे दीजिए, इजराइल के साथ बिगाड़ ले क्या? जिस इजराइल के साथ इस वक्त अमेरिका खड़ा है, जिसके साथ इस वक्त हर कोई संबंध अपने बेहतर रखना चाह रहा है, आप कह रहे हैं कि आप स्टैंड क्लियर करके और खत्म कर दीजिए। 21 मुस्लिम देश ईरान का साथ दे नहीं रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि भारत क्लियर ये कह दे कि हम तो ईरान के साथ खड़े हैं। अपने पूरी तरीके के टर्म्स हम खराब कर दे दोनों देशों के साथ में। नहीं, टर्म्स किसी से, आप देखिए, आप रणनीतिक तौर पे और पूरी जो है दुनिया का जो बदलता हुआ संतुलन है, उसमें आप अपने आप को फिट नहीं कर पा रहे हैं। आप रणनीतिक तौर पे इतने असफल हैं कि चीन और जब हम पहले भी तो दोनों के साथ रहे ना, हम तो ईरान के भी साथ पहले रहे हैं, और हमने जो है इजराइल को भी जो है मैनेज किया था। हम पहले से भी तो इसी तरह का हमारा रिश्ता रहा है ना, कोई आज नया कोई इनके सामने उस तरह की परिस्थिति थोड़ी खड़ी हुई है। हम तो हमेशा 2 देश के समाधान के साथ खड़े रहे हैं। तो हमने तो इस मसले को पहली बार ऐसा थोड़ी कि ट्रैकल कर रहे हैं, हमने पहले भी ट्रैकल किया है, और हमारे दोनों से अच्छे रिश्ते रहे हैं। ईरान से हमारा एक सभ्यतामूलक संबंध रहा है, हमने ईरान को ज्यादा
दी है। और रही बात आज जिस तरह से मोदी जी ने अपने चारों तरफ का जो सिचुएशन जो खड़ा किया हुआ है, पूरी दुनिया में जो सिचुएशन खड़ा कर रहे हैं, आप जो है श्रीलंका से लेके बांग्लादेश से लेके नेपाल से लेके भूटान से लेके, और आप जो है जिस तरह से अपने चारों तरफ सिचुएशन खड़ा कर रहे हैं, वो हमारे जो है पुराने मजबूत किए थे, सारे जो है विदेश नीति की इजराइल पारंपरिक के साथ संबंध मजबूत रखे गए थे, तो पहले कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा इससे पहले कोई प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं पहुंचा था? देखिए हमारे संबंध, हम जो है पहुंचे ना पहुंचे एक और अलग सवाल है। हमारा संदेश दुनिया में पहुंचा था, सबको मालूम था कि भारत किस नेचर का देश है। आज तो तमाम दुनिया के देश आज नहीं पहुंचा, बहुत हैरान है कि भारत किस तरफ जा रहा है। और जो भी विदेश नीति को समझने वाला व्यक्ति होगा, जो भी दुनिया को समझने वाला व्यक्ति होगा, वो भारत की इस परिस्थिति से बहुत बेचैन है कि आप दुनिया को किस तरफ, दुनिया में किस पोजीशन पे भारत को रखना चाह रहे हैं। आप तो केवल जो है, हाँ प्रदीप जी अब आप ही कह लीजिए। देखिए ये तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि पहले हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि हमारे किसके साथ में रिश्ते हैं, किस देश के साथ में कैसे हैं, लेकिन आज के वक्त में दिखाने बताने के बाद भी वो रिश्ते पूरी तरीके से मजबूत दिखाई क्यों नहीं देते हैं? सबसे पहले तो मैं अब शुरू में आपका नाम पूछना चाहिए था, मैं पूछ नहीं पाया, क्षमा प्रार्थी। देखिए कांग्रेस की जो कांग्रेस के वक्ता जो बोले जा रहे हैं तब से, उस 1994 के बाद से 30 साल दुनिया आगे निकल चुकी है, तकनीकी आगे बढ़ गई है, युद्ध के कौशल बदल चुके हैं, युद्ध की बातें बदल चुकी है, हर देशों की कूटनीतियां बदल चुकी है। मैं जो आपको अभी बताना चाह रहा हूं कि कोई भी देश अपनी कूटनीति या कोई अपनी नीति आने वाले 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए वो क्या रखेगा, ये कोई डिस्क्लोज नहीं कर। ये परसेप्शन की बात है। ये कह रहे हैं कि ट्रंप जो है ये करके आया, हमने कहा कि हमने तो पूरे अमेरिकी राष्ट्रपति किसी राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया और वो न जाए, ये बहुत, इसके लिए बहुत बड़ा गट्स है, तो हमने वो किया है। तो देखने का नजरिया इनका दूसरा है। बाकी जहां तक रही इंटरनल रणनीति की बात, तो ये देखिए क्या होता है ना, कोई इन्फ्लुएंसर, देखिए आप डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं, हम लोग अपने क्षेत्र के इन्फ्लुएंसर हैं, कोई इन्फ्लुएंसर फॉर दैट मैटर आजकल का समय बड़ा ओपन हो गया, यहाँ सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी यहीं पे है। बिना पैसा लिए या बिना किसी बेनिफिट के या बिना किसी गिव एंड टेक के कोई काम नहीं करता है। तो इतने सालों बाद सोनिया जी ने लिखा एक पेपर, बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने समय निकाला, लिखा और एक देश की राजनीति में एक उदाहरण। तो आप सोनिया जी पे पर्सनल, आप तो सोनिया जी पे पर्सनल अटैक कर रहे हैं। सवाल तो पीछे छूट गया प्रदीप जी, सवाल का जवाब दीजिए ना कि पहली बार ईरान और इजराइल के सवाल को पहली बार इंडिया को टैकल नहीं करना पड़ रहा है। हम पहले से उस मसले को टैकल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और दोनों से हमारे अच्छे रिश्ते थे। अमेरिका भी हमारा रेस्पेक्ट करता था, रसिया से हमारे अच्छे संबंध थे, बांग्लादेश से हमारे अच्छे संबंध थे, तमाम जो अरब के कंट्री उनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। पाकिस्तान को हमने अलग थलग कर दिया था, पाकिस्तान को हमने अलग थलग कर दिया था, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। ये होती है विदेश नीति प्रदीप जी। ठीक है राहुल जी, समय का अभाव है, समय का अभाव है, नहीं तय होती है। मैंने आपको मौका दिया, प्रदीप जी को बोलने दीजिए, लास्ट रिएक्शन मुझे हिमांशु जी से भी लेना है। देखिए ये जो कांग्रेस की अपने परसेप्शन है उनकी नीति के, वो एक दूसरे पैटर्न के, इसीलिए उनका रसातल में चले गए, नहीं तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो होते। अभी उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो भारत की वर्तमान नेतृत्व की जो नीति है कि हम मजबूत हैं पहले से। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा मत सुनिए आप, ठीक है, हमारे पास हथियार और आधुनिक है, ये भी आपको अच्छा नहीं लगा क्योंकि आपने तो ठीक है प्रदीप जी, एक छोटा सा रिएक्शन हिमांशु जी मैं आपसे चाहूंगी। मजबूत स्थिति क्या वाकई आपको नजर आती है? ये मैं मजबूत और ना मजबूत में नहीं हूँ, आप विषय से हट चुके हैं। आप लोग, विषय था ईरान और इजराइल के बीच में जो चल रहा है, उसमें जो उन्होंने एक बात कही है सोनिया गांधी जी ने, विषय बहुत सीमित सा था। आप उसे भगवान जाने आलू बुखारा छुआरा कहाँ कहाँ लेके चले गए हैं। विषय बहुत सीधा सा है, मैं उसे फिर दोहरा रहा हूं उसी बात को कि 2 देश आपस में अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो आपकी तरह यहाँ कोई दिमागी अय्याशी के लिए नहीं बैठे हैं, अस्तित्व की लड़ाई है उनकी, उन दोनों की। वहां उनके पास इस तरीके की प्रवचनों की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। आपकी सुन कौन रहा है? मैं बार बार कह रहा हूं, हम ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे होते तो हम हित देखेंगे या हम इधर उधर का देखेंगे? हमारा कश्मीर का ही मसला था, हमने उसे बायलैटरल इश्यू घोषित किया था द्विपक्षीय, तो क्या हम महाशक्तियों की भी राय लेते उसमें या मध्यस्थता स्वीकार करते? अंदर खाने पीछे आगे कुछ हो, लेकिन जब वो मध्यस्थता द्विपक्षीय मसला था तो हम मध्यस्थता नहीं स्वीकार करते हैं। ये कूटनीतिक एस्टेब्लिश्ड नॉर्म थी,
इसलिए आज भी हमें डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहते हैं तो हमारे लिए जवाब देना भारी हो जाता है। वो कुछ भी कहते हैं, अनर्गल बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, मुझे नहीं पता है वो क्या बोलते हैं, ठीक है ये सर। सही बोलते हैं गलत बोलते हैं, मैं उस पर क्यों टिप्पणी करूं। हमारे लिए विषय यह है कि मध्यस्थता करा। ऐसे ही आज जब ईरान और फिलिस्तीन और ये जो है इजराइल, इनके बीच जंग है तो इनके अस्तित्व का झगड़ा है, वो आपकी बात को सुनने या मानने की मध्यस्थता की दावत दे रहे हैं। ये तो हो रहा है मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। तो इसलिए मेरा कहना है या तो उस स्थिति में हुई है कि आपके हस्तक्षेप का कोई मायने बनते हो या शांति स्थापित होती हो। वो तो नोबेल प्राइज की दावेदारी कर रहे हैं डोनाल्ड ठीक है ट्रंप। सर, यानी कि ये समझा जाए कि बेहतर होगा कि थोड़ी सी स्थितियों को और क्लियर होने दिया जाए, इंतजार किया जाए। एक और बात जी। हिंदुस्तान को अपने जो अभी पाकिस्तान के साथ सीमित सा उसका कन्फ्रंटेशन हुआ है, उसके मद्देनजर एक सबक जरूर सीख लेना चाहिए कि हम अपने बहुत सारे तारीखी विश्वसनीय दोस्तों को खो चुके हैं। ठीक है हम सर। कैसे अच्छे तरीके से अपने संबंध सुधारें और दोस्तों की तादाद बढ़ावें। चलिए ये ठीक है सर, हिंदुस्तान क्योंकि के मेरे लिए पास समय सबक का अभाव है, मुझे आप लोगों को यही रोकना पड़ रहा है। बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में आप लोग जुड़े। हमारे साथ राहुल राजभर जी कांग्रेस से नेता जुड़े थे, प्रदीप सिंह जी बीजेपी से नेता जुड़े, हमारे साथ डॉक्टर मेजर हिमांशु जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और अपनी अपनी बातें रखने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।